जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसके पिछले मैंने दो वीडियो आप लोगों को करवा दिया था, 2 सेशन हो गया था। उसमें मैंने पढ़ाया था राज्य व्यवस्था क्या है और उसके बाद मैंने पढ़ा था संविधान क्या है। दोनों सेशन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और आज देखेंगे ये राज्य व्यवस्था क्या और संविधान क्या है। ये दोनों को रिलेट करके देखेंगे, दोनों में कंपेयर करके देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, राज्य व्यवस्था और संविधान, देखो पहले हम लोग संविधान देखेंगे, आखिर संविधान क्या कहता है, फिर राज्य व्यवस्था देखेंगे और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो देखो, संविधान मैंने आपको क्या पढ़ाया था। संविधान संविधान एक नियमों कानून का संग्रह है, कलेक्शन है। अब वो नियम कानून क्या हो सकते हैं, मौलिक नियम हो सकते हैं, है ना। तो मौलिक नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। संग्रह या समूह संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। क्लियर। लेकिन इस संविधान को इम्प्लीमेंट कौन करता है, इस संविधान को लागू कौन करता है, सरकार करता है। तब बात आती है संविधान को लागू कौन करेगा, वहां सरकार करेगा। सरकार संविधान लागू करेगा, सरकार इसलिए लागू करेगा कि वहां का शासन व्यवस्था संचालन हो सके, संचालन किया जा सके। देखो, अब यहाँ पर 2-3 शब्द आते हैं। संविधान मौलिक नियमों एवं कानूनों का संग्रह समूह होता है, जिसे संविधान कहते हैं। और इस संविधान को लागू कौन करेगा, सरकार करेगी। और सरकार किस लिए लागू करती है, शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए। अब वहां से बात आती है शासन व्यवस्था क्या है। तो देखो, शासन व्यवस्था देखो, संविधान से संबंधित जितने शब्द बनते हैं उस सारे शब्दों को हम देखेंगे। उसके बाद हम राज्य व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके देखेंगे आखिर दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में अंतर क्या है। तो देखो, शासन व्यवस्था तो शासन व्यवस्था क्या कहते किसे, तो एक शब्द को तोड़ो, इधर अलग अलग करो, शासन प्लस व्यवस्था। तो ये शासन क्या है, तो देखो शासन क्या, सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के किए गए, सरकार के द्वारा राज्य संचालन हेतु राज्य व्यवस्था संचालन हेतु मीन्स के लिए तमाम प्रकार के गतिविधियां या क्रियाकलाप देखो, शासन किसे कहते, सरकार के द्वारा राज्य व्यवस्था संचालन हेतु, है ना, राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए तमाम प्रकार की गतिविधियां ही क्या है, शासन है ना। और शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, शासन व्यवस्था। अब देखो, शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। देखो, शासन करने के लिए अनेक व्यवस्थाओं को ही शासन व्यवस्था कहते हैं। यहाँ लिख लेना, शासन व्यवस्था कहते हैं। देखो, शासन किसे कहते हैं, तो सरकार के द्वारा राज्य व्यवस्था संचालन हेतु तमाम प्रकार की गतिविधियां ही शासन है। शासन व्यवस्था शासन करने के लिए अनेक व्यवस्थाओं को ही क्या कहते हैं, 3 प्रकार की जो व्यवस्था होती है जो शासन करने के लिए, उसे हम शासन व्यवस्था कहते हैं। अब इसके पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा, संविधान मौलिक नियम एवं कानूनों को संग्रह या समूह संविधान कहलाता है। और संविधान लागू कौन करता है, सरकार करता है। तो सरकार किस लिए संविधान लागू करता है, ताकि शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने देखा आखिर शासन क्या और शासन व्यवस्था क्या। अब देखो, ये बार-बार आ रही है सरकार। तो ये सरकार क्या, ये सरकार के कितने अंग हो सकते हैं, कितने लोग मिलकर इसको शासन व्यवस्था दो। शासन व्यवस्था शासन करने के लिए अनेक व्यवस्था, शासन सरकार के द्वारा राज्य संचालन किया जाता है। सरकार के द्वारा राज्य व्यवस्था संचालन किया जाता है। जब यहाँ बात आई सरकार, ये सरकार कितनी हो सकते हैं, कि ये सरकार में एक ही व्यक्ति हो सकता है या अनेक व्यक्ति हो सकता है, या सरकार का एक ग्रुप हो सकता है या अनेक ग्रुप हो सकता है। अब देखिए, सरकार के द्वारा राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब सरकार को देखेंगे आखिर सरकार किस प्रकार से व्यवस्था को लागू करता है। तो देखो, सरकार, यहाँ हेडिंग लगाओ, सरकार। अब सरकार को देखो, सरकार के अंग देखेंगे, सरकार के अंग या शासन के। तो देखो, यहाँ कार्यपालिका होगी, विधायिका हो गई, यहाँ हो गया न्यायपालिका
पालिका। देखो, सरकार के द्वारा राज्य व्यवस्था संचालन हेतु तमाम प्रकार की गतिविधियां ही शासन है। शासन व्यवस्था क्या है? शासन करने के लिए अनेक व्यवस्था को लागू करती है, अनेक व्यवस्था को ही शासन कहते हैं। तो सरकार के द्वारा शासन किया जाता है, सरकार के द्वारा शासन किया जाता है। अब ये सरकार क्या है? तो सरकार के तीन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो देखो, इन्हीं तीनों के माध्यम इन्हीं तीनों के द्वारा शासन किया जाता है, यहां तक बात क्लियर। तो ये सब बातें कहाँ आ रहा है? संविधान में आ रहा है। संविधान में मैंने क्या कहा? मौलिक नियमों कानूनों का संग्रह, है ना, मौलिक नियमों कानूनों का संग्रह। अगर उसे समान रूप से लागू किया जाए तो संविधान कहलाता है। और संविधान में संविधान को लागू कौन करता है? सरकार करता है। सरकार किस लिए लागू करता है? ताकि शासन व्यवस्था कायम हो सके। ये सरकार क्या है ना, ये सरकार किस लिए लागू करती है? तो ये बात समझ में आ गई कि शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए किया था। लेकिन ये सरकार क्या है? तो सरकार के तीन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो इसके पिछले है ना क्लास में मैंने बताया था कि ये तीनों क्या, कार्यपालिका की क्या काम होता है, विधायिका का क्या काम होता है, न्यायपालिका क्या काम होता है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बताने वाला नहीं, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके पिछले क्लास आप जाके देख सकते हो। इसके बारे में काफी गहराई से बताया था, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। और हम बात कर रहे हैं दोनों अंतर देख रहे हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। तो संविधान बात करता है शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं ना, नियम कानून किस प्रकार से लागू होगा और कौन लागू करेगा। देखो, पहला क्या बात आया कि संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है कि कानून कि शासन, संविधान क्या कहता है कि शासन कौन करेगा, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासन कौन करेगा, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और शासन करेगा कौन करेगा, और शासन के कितने अंग होते हैं, शासन के कितने अंग होते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख लो, शासन के ब्रैकेट में लिख लो सरकार के कितने अंग होते हैं। बात देखिए, देखो, शासन कौन करेगा? तो वही सरकार करेगा, है ना, सरकार करेगा। और सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये बात दोनों तो हमें समझ में आ गया। शासन कौन करेगा? सरकार करेगा। और शासन के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात आती है, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, शासन व्यवस्था कह लो या शासन प्रणाली कैसे कह लो, तो शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो देखो, इसकी पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। लोकतंत्र होनी चाहिए, है ना, लोकतंत्र होनी चाहिए या फिर तो राजतंत्र होना चाहिए। बताओ, लोकतंत्र होनी चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए। तो संविधान हमें क्या बताता है? संविधान हमें बताता है कि शासन कौन करेगा, शासन व्यवस्था कैसी होगी और शासन कौन करेगा, तो शासन कौन करेगा और इस शासन के कितने अंग होते हैं। तो समझ में आ रहा है कि शासन कौन करेगा? सरकार करेगा। लेकिन सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार कह लो या अंग कह लो। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार, शासन कौन करेगा? सरकार करेगा। और शासन के तीन अंग होते हैं। अब बात आती है शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी होनी चाहिए। तो बात आती है लोकतंत्र होनी चाहिए या राजतंत्र होनी चाहिए। लोकतंत्र क्या कहता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। मतलब कि जनता इलेक्ट करता है, मतलब कि चुनाव में भाग लेता है ना, इलेक्ट करता है, तब जाकर सरकार बनता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? राजा का तंत्र, मतलब कि राजा का शासन होता है। तो वहां राजा शासन करता है, वहां किसी भी प्रकार का जनता भाग नहीं लेती, है ना, चुनाव नहीं होता, इलेक्शन वहां नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता का सरकार होना चाहिए। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने गहराई से लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, मैंने बता दिया। तो यहाँ कहने का मतलब संविधान हमें क्या कहता है, शासन कौन करेगा, शासन के कितने अंग होता है और शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या कहता है, अब दोनों को उसके बाद हम रिलेट करके पढ़ेंगे, दोनों में अंतर देखने की कोशिश करेंगे, आखिर दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ तक समझ में आया कि संविधान क्या है और क्या कहता है हमें, क्या हमें बताता है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। देखो, राज्य व्यवस्था हमें क्या कहता है, हेडिंग लगा राज्य व्यवस्था। ये एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है। ऊपर हेडिंग लिख लो, तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन है किसके बीच में? संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में तुलनात्मक अध्ययन है। तो देखो, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी हमें क्या कहते हैं। देखो, संविधान, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। देखो, राज्य संचालन हेतु, राज्य में मैंने बताया था ना आपको, राज्य किसे कहेंगे? एक देश को कहेंगे, एक राष्ट्र को कहेंगे। जब भी मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जब भी मैं शासन राजनीतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, राजनीतिक सिद्धांत में जब भी बात आता है, राज्य का मतलब हो जाता है देश।
क्या हो जाता है, देश। तो राज्य संचालन हेतु एक संविधान की आवश्यकता होती है। राज्य संचालन के लिए हेतु इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है सरकार। अब देखो यहां बात आती है सरकार, तब सरकार से तीनों अंग हो जाएंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सरकार इन्हीं संविधान के सहारे यहां गौर से समझना, देखना, अगर ये परिभाषा को आप नहीं समझोगे तो आपको संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर ही नहीं समझ में आएगा, है ना। तो संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सरकार इन्हीं संविधान के सहारे राज्य व्यवस्था का संचालन करती है। राज्य व्यवस्था का संचालन करती है। देखो परिभाषा क्या है, राज्य संचालन हेतु एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सरकार इन्हीं संविधान के सहारे राज्य व्यवस्था का संचालन करती है। अर्थात हमने देखा संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान में मौलिक नियमों का कानून का संग्रह है, मतलब एक कलेक्शन है। उसमें क्या बहुत सारे नियम कानून है। एक नियम कानून को एक किताब में लिख दिया गया, केवल एक किताब में मौलिक नियम कानून को लिखा गया, है, उसमें तमाम प्रकार के कानून लिखा गया। लेकिन उसी कानून को, उसी संविधान को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, मैं नहीं सरकार, जब सरकार उसको इंप्लीमेंट करता है ना, लागू करता है, तो हम कहते हैं कि वो एक राज्य व्यवस्था है। राज्य संचालन के लिए, राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसी संविधान के सहारे राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अर्थात राज्य व्यवस्था जब हम देखते हैं तो राज्य व्यवस्था में जब राज्य का संचालन किया जाता है तो उसमें संविधान का होना अति आवश्यक है ना। राज्य व्यवस्था का संचालन करना अति आवश्यक। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान में हम केवल अनुच्छेदों को पढ़ते, केवल नियमों कानून को पढ़ते, लेकिन जब बात आती है राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संविधान को पढ़ते। क्या पढ़ते? संविधान को पढ़ते। यहाँ से और हेडिंग लगाओ, नोट करके लिखो कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संविधान को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं संविधान के अंदर? आपको पता चल गया, क्योंकि राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक संविधान का आवश्यकता पड़ती है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तब किस कानून के आधार पर राज्य व्यवस्था का संचालन करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे साइकिल चलाना है या मुझे एक मोटरसाइकिल चलाना है और मुझे उसका सिस्टम ही नहीं पता, उसका नियम कानून नहीं पता कि किस प्रकार से एक्सीलरेटर देना है ना, एक्सेलरेशन देना है, किस प्रकार से गियर चेंज करना है, किस प्रकार से ब्रेक लगाना है। अगर मुझे सिस्टम ही नहीं पता है, लॉ ही नहीं पता है, तो क्या मैं बाइक चला पाऊंगा? उसी प्रकार राज्य व्यवस्था, मतलब राज्य को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए मेरे पास संविधान ही नहीं होगा तो मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ कि उस राज्य व्यवस्था का संचालन हो सके। और संविधान में तमाम प्रकार के नियम कानून को लिखा रहता है। तो संविधान एक प्रकार की किताब है जो सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च पुस्तक है, और उसमें जो लिखा हुआ बातें लिखी हुई वो प्राथमिक कानून है। सर्वोच्च कानून भी है और प्राथमिक कानून भी है। तो अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संविधान को पढ़ते हैं। और संविधान नहीं होगा तो हम ये कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि राज्य व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। और भाई कोई बातें ये कह रहा है कि बिना संविधान का वहां राज्य व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है, तो इसका मतलब वहां क्या है? राजतंत्र है, लोकतंत्र है ही नहीं। अरे भाई संविधान है ही नहीं तो किस आधार पर राजा का, वहां का जो राजा है या वहां का जो सरकार है, राज्य चला रहा है, देश चला रहा है, किस आधार पर चला रहा है? मतलब अपने नियम कानून पर। मैंने क्या होता है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, जो मैंने सुना दिया वही मेरा शासन है, वही मेरा कानून, वही मेरा नियम। तो ये कहाँ चलता है? राजतंत्र में चलता है। तानाशाही कह लो और राजतंत्र कह लो, वो ये प्रकार जब राजा का जब शासन चलता है वहां चलता है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि उस देश में संविधान नहीं है फिर भी राज्य व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है, फिर भी वो देश चल रहा है, अर्थात वहां क्या है? राजतंत्र है। तो कहने का मतलब यहां से क्या निकला कि लोकतंत्र में संविधान का होना अति आवश्यक है। नोट करके लेना, लोकतंत्र में संविधान का होना अति आवश्यक है। लेकिन हम पढ़ा रहे राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? संविधान को पढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि राज्य व्यवस्था के अंदर केवल संविधान को पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, देखो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग केवल संविधान को पढ़ते हैं। हमने जैसे देखा संविधान के अंदर तमाम प्रकार के नियम कानून को पढ़ते हैं, है ना। एक नियम कानून को उसके अंदर लिख दिया गया, एक पुस्तक बना दिया जिसमें संविधान का। लेकिन जब मैंने बोला कि राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बात उठती है कि राज्य व्यवस्था के अंदर केवल संविधान को पढ़ते हैं। जी नहीं, केवल संविधान के पढ़ते हैं। इसमें नोट करके लिखो दो कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न केवल संविधान को पढ़ते हैं,
देखो इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग को ये समझ में आएगा कि मेरा सिलेबस क्या। अब जिस एग्जाम की तैयारी करूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ जिस भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर सिलेबस में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आपको संविधान केवल पढ़ना है या पूरा पॉलिटी पढ़ना है? तो आपको संविधान कैसे कहते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता ही नहीं रहेगा, है ना, डिटेल्स में पता ही नहीं रहेगा, तब कैसे मतलब पता कर सकते हो कि मुझे पढ़ना क्या है? आपको सिलेबस के बारे में कैसे पता चल सकता है? तो इसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, एक में लिखा हुआ पॉलिटी। तो जिस सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, केवल केवल संविधान लिखा हुआ है, तब किस आधार पर अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे पढ़ना क्या है? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि संविधान में क्या पढ़ना है। और जिस सिलेबस में लिखा हुआ पॉलिटी, तो आपको पॉलिटी के बारे में नहीं पता है कि पॉलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा सिलेबस क्या है? इसलिए ये लेक्चर आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि समझ पाओ कि संविधान में हमें क्या पढ़ना है और पॉलिटी में क्या पढ़ना है। आई बात समझ में? इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न केवल संविधान को पढ़ते हैं बल्कि अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो राज्य व्यवस्था, हमने संविधान देखा, उसमें तमाम प्रकार के नियम कानून है, लेकिन राज्य व्यवस्था के अंदर केवल संविधान को पढ़ते? जी नहीं, राज्य व्यवस्था के अंदर न केवल संविधान को पढ़ते, अनेक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते, अनेक प्रकार की तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते। अब यहाँ पर एक डाउट है, तो सर आपने समझ, संविधान तो मुझे समझ में आ गया कि राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान पढ़ते और संविधान में बहुत प्रकार के नियम कानून लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्लेरिफाई कीजिए, इसको बढ़िया से बताइए कि जो आपने बताया कि संविधान के अलावा अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना, अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं के बारे में, ये अनेक प्रकार की व्यवस्था और क्या क्या व्यवस्था हो सकती है? जिस प्रकार आपने बोला कि राज्य व्यवस्था की इंग्लिश क्या होता है? पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, संविधान को पढ़ते, लेकिन न केवल संविधान को पढ़ते, और भी अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते। तो उस व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, उस सिस्टम के बारे में बताइए कि और क्या किस चीज के बारे में पढ़ते। देखो हेडिंग लगाओ कि राज्य व्यवस्था में संविधान के अलावा और क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को पढ़ते हैं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं। अब जैसे में एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को पढ़ते हैं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक अनुच्छेद देखते हैं, एक आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोग को समझ में आएगा कि राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को पढ़ते हैं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 17, जिसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात, है ना, छुआछूत का जो अंत है ना, जो छुआछूत जो चलता है उसका अंत किया गया, अर्थात अस्पृश्यता विधि अनुसार दंडनीय कार्रवाई होगी। ये बातें लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 में। देखो, राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को बल्कि संपूर्ण व्यवस्थाओं को पढ़ते। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल हम लोगों ने 17 अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद 17। अब देखो, अनुच्छेद 17 क्या है? एक संविधान का नियम कानून है ना। जिस समय जब 1949 में, जब 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बना था, तो उसमें अनुच्छेद 17 था, जिसे हम बोलते हैं मौलिक नियम, मौलिक कानून। तो संविधान के 17 में, अनुच्छेद 17 में बातें लिखा गया अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत, जिसका मतलब होता है कि अस्पृश्यता विधि अनुसार दंडनीय कार्रवाई होगी। केवल इतना ही बातें लिखा हुआ। लेकिन ये अस्पृश्यता क्या है ना, हम किस चीज को अस्पृश्यता मानेंगे, किस चीज को छुआछूत मानेंगे, आई बात समझ में। लेकिन और दूसरा नंबर, पहले अस्पृश्यता क्या है इसके बारे में संविधान नहीं बता पा रहा। विधि क्या है ना, कानून क्या, कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। वो कानून क्या कहता है, किसके अनुसार हम दंड देंगे, है ना, किसके अनुसार हम दंड देंगे, और दंड की क्या कार्रवाई होगी, है ना, उसको 6 महीने की सजा होनी चाहिए या कोई 2 साल की सजा होनी चाहिए, क्या दंड होना चाहिए। तब जब इसके बारे में जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे। देखो, इसमें 2 बात आई, अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे, अस्पृश्यता की परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या कहता है ना। विधि क्या होगी, है ना, किस विधि के अनुसार दंड देंगे हम, है ना, दंड की कार्रवाई क्या होगी, दंड हम किस प्रकार से देंगे, क्या दंड देंगे। तो 3 पॉइंट आया। अनुच्छेद 17 को हम लोगों ने देखा, अस्पृश्यता का अंत देखा। अस्पृश्यता मतलब कि विधि के अनुसार, है ना, कानूनी। देखो क्या मैंने लिखा यहाँ पे,
अस्पृश्यता विधि अनुसार दंडनीय कार्रवाई होगी, दंडनीय कार्रवाई होगी। लेकिन केवल बात इतना ही लिखा हुआ है, ज्यादा गहराई से लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम पूरा इसका संपूर्ण जब जानने की कोशिश करते हैं कि अस्पृश्यता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और किस विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा ना, किस विधि के अनुसार, किस कानून के तहत उसको पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, तो जब ये बात देखते हैं तो संविधान में मिलता ही नहीं है। तो इसके अलावा हम लोग अलग लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक अलग कानून नियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का व्यवस्था का ही पार्ट है, एक राज्य व्यवस्था का ही पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी पढ़ते हैं। देखो अब 1955 में 1955 में एक कानून बनाया गया, है ना। एक संसद ने एक कानून बनाया। क्या बनाया कानून? देखो तो देखो संसद ने एक कानून बनाया 1955 में, 1955 में एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, अधिनियम। इसको हाईलाइट करके लिख लो, इसको हाईलाइट करके लिख लो। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अनुच्छेद 17 में क्या अस्पृश्यता का अर्थात अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय कार्रवाई होगी। इसमें ज्यादा गहराई से वाला लिखा होने की आखिर विधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या। तो एक संसद ने, है ना, इसको बढ़िया से बताने के लिए संसद ने एक विधि बनाया, एक कानून पारित किया। संसद मैंने पढ़ा है जो लोकसभा राज्यसभा का पार्ट होता है, उसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो दोनों से कानून पास करना पड़ता है। तो संसद ने एक कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना था? 1955 में कानून बनाया। इस कानून के तहत बताया गया कि अस्पृश्यता की क्या है। जब हम पढ़ेंगे, जब लो पढ़ेंगे ना, जब अधिनियम पढ़ेंगे, जब सारे अधिनियम पढ़ेंगे तो इसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। बस आप अभी इतना समझिए कि हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। संविधान में हम मौलिक नियमों को पढ़े, है ना, केवल नियमों को पढ़े, लेकिन संविधान के अलावा जितनी भी प्रकार की जो नियम कानून होते हैं, जितनी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है, जो हम पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में ना केवल संविधान को पढ़ते हैं, बल्कि तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने इधर बताया, इधर क्या बताया कि संविधान में केवल इतनी बातें लिख दी गई, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में लिखा नहीं है। तो जब आती है पॉलिटी की, तो जब पॉलिटी में देखो क्या आता है, इतने प्रकार के, है ना, अनुच्छेद 17 से संबंधित संसद ने 1955 में एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, है ना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। तो ये कानून बना, ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? ये पॉलिटी के अंतर्गत चला जाएगा। आई बात समझ? तो इस नियम कानून के तहत बताया गया अस्पृश्यता का परिभाषा क्या होगा, किस विधि के अनुसार, है ना, किस विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा, है ना। कोई अगर छुआछूत कोई करता है तो किस विधि के अनुसार, किस कानून के तहत पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, और इसकी परिभाषा क्या। अब किस आधार पर मानोगे कि उसने छुआछूत किया, है ना, अस्पृश्यता किया, तो इसका क्लियर डेफिनेशन किस कानून के तहत दिया गया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत। और याद रखना, इसी 1955 को 1976 ईस्वी में कानून को बदलकर नाम रख दिया गया। कानून का नाम क्या बदलकर रख दिया गया? देखो 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम। इसी 1955 के कानून को 1976 में क्या बदलकर कर दिया गया? सिविल संरक्षण, सिविल नागरिक, सिविल निवारण संरक्षण अधिनियम, कब किया गया? 1976 में, है ना। लेकिन कानून तो वही रहेगा, 1955 का बना हुआ। तो 1955 में जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, इसके तहत बताया गया कि अस्पृश्यता की परिभाषा क्या होगी, विधि क्या हुआ, किसके अनुसार, किस विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो ये जो पार्ट हुआ ना, ये क्या, किसका पार्ट हुआ? ये हो गया पॉलिटी का पार्ट। आई बात समझ में? ये हो गया पॉलिटी का पार्ट। अर्थात पॉलिटी में ना केवल संविधान को पढ़ेंगे, बल्कि तमाम व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, तमाम नियमों कानून को पढ़ेंगे, वो तमाम प्रकार के अधिनियमों के भी पढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया आपको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, और इसी को बदल गया सिविल निवारण अधिनियम। तो जब आती है, देखो फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। सिलेबस है, जैसे बिहार एसआई का सिलेबस हो गया, बिहार दरोगा सिलेबस हो गया, या बीपीएससी का हो गया, है ना, बीपीएससी का हो गया, यूपीएससी हो गया, या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो गया, अगर इसमें पॉलिटी क्या आता है ना, इसमें पॉलिटी आता है या कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो बताओ पॉलिटी आ रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, संविधान आ रहा है या पॉलिटी आ रहा है। अगर उसका सिलेबस केवल कौन संविधान कहता है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो केवल हम लोगों को अनुच्छेद ही पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बिहार दरोगा सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें बताया गया सिलेबस में क्या लिखा, इंडियन पॉलिटी, बीपीएससी में इंडियन पॉलिटी, यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी एंड आईआर, है ना, पीसीएस में स्टेट पीसी भी रख लो, तो इसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना। अर्थात आप सोच लोगे कि केवल संविधान के अनुच्छेद पढ़ करके तमाम प्रकार के एग्जाम निकालो, ये कतई पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि केवल संविधान के अनुच्छेद पढ़कर, आपको तमाम प्रकार के अधिनियम को भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी नियम कानून, उसको भी पढ़ना पड़ेगा।
तो आई बात समझ में। अब इसको रिलेट करके समझो, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, तो आई बात समझ में। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को बल्कि संसद के द्वारा, ये नियम कानून किसके द्वारा बना गया बताओ, संसद के द्वारा ना। देखो क्या मैंने लिखा कि संसद ने एक नियम कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इसी को क्या बदल कर दिया गया 1976 में, सिविल निवारण संरक्षण अधिनियम। आई बस में। तो ये जो राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को पढ़ते हैं, बल्कि संसद के द्वारा बनाए गए विधि को भी पढ़ते हैं। विधि मीन्स नियम कानून, विधि को भी पढ़ते हैं। याद रखना, राज्य व्यवस्था में न केवल संविधान को पढ़ते बल्कि संसद के द्वारा बनाए गए विधि को पढ़ते। अब देखो यहां से क्लियर हुआ। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़, तो पॉलिटी के अंदर संविधान को भी पढ़ना है, और संसद जो नियम कानून बनाएगा, है ना, लोकसभा राज्यसभा से जो पारित करके जो नियम बना देगा और राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करके उस नियम को इंप्लीमेंट कर देंगे, अर्थ संसद के द्वारा बनाए गए उस नियम को भी पढ़ना है। तो पॉलिटी में हम दो चीज को देखा, संविधान को भी पढ़ना है और संसद के द्वारा जो अधिनियम पारित करेगा, हाँ, अधिनियम जो बनाएगा मतलब नियम कानून जो बनाएगा, अधिनियम को ही नियम बोला जाता है, एक्ट को ही नियम बोला जाता है। तो संसद के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाएंगे तो उसको भी पढ़ना। अब यहाँ बात आती है, क्या हमको संविधान और संसद के भी नियम को पढ़ना है, केवल यही तो चीज पढ़ना है और नहीं पढ़ना? हाँ जी, और भी पढ़ना है। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं कि आर्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या बात है? देखो मैं बार बार बोलूंगा, है ना, अगर इसके बारे में गहराई से जाना है तो पिछली वीडियो जाकर देखो, मैंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसके बारे में काफी गहराई से, अनुच्छेद 21 के बारे में काफी गहराई से मैंने बताया। तो केवल मैं हल्का सा टॉपिक को टच करते आगे बढ़ूंगा। और आप लोग सोच रहे हो कि पार्ट 1 या पार्ट 2 को ना देखते हो, डायरेक्ट इस लेक्चर पर आकर जंप मारते हो, तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। मेरा हर एक लेक्चर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कंबाइंड रहता है, कनेक्ट रहता है। तो अगर आप इसके पिछला लेक्चर नहीं देखोगे और डायरेक्ट इस पर जंप मारोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। क्योंकि देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया अनुच्छेद 21 में क्या वर्णन है, इसके पिछले वीडियो में काफी गहराई से बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो अब गहराई से जाना तो पिछली वीडियो जाके देखो। इसमें मैं केवल इतना ही बोलूंगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब कि जीवित रहने का अधिकार। हमें संविधान ये अधिकार देता है जीवित रहने का अधिकार। क्या देता है? जीवित रहने का अधिकार। ब्रैकेट में लिख लो, जीवित रहने का अधिकार, रहने का अधिकार ही अधिकार दे रहा है संविधान। तो संविधान के 1 से 395 अनुच्छेद देता है, जिसमें से एक 21 अनुच्छेद है, अर्थात 21 जो अनुच्छेद है वो संविधान का ही नियम कानून है ना, संविधान का। ना ही तो ये संसद ने नियम कानून बनाया, ना ही तो किसी न्यायालय ने इसे निर्णय सुनाया, ना ही तो कोई न्यायालय ने कानून बनाया। आई बात समझ? तो ये जो है ना संविधान का ही कानून है। तो जीवित रहने का अधिकार। अब बात आती है कि सर इसमें कौन सी खास बात है? देखो जीवित रहने का अधिकार तो 1978 में, देखो 1978 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो हमें संविधान बोल रहा है, लेकिन 1978 में न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया ना, कोर्ट ने एक निर्णय दिया, कोर्ट ने हमें निर्णय दिया। और ये कोर्ट में किस प्रकार का निर्णय था, है ना, किसके और किसके बीच में संवाद था, ये केस किस प्रकार से था? देखो ये केस किसके और किसके बीच में था? तो मेनका गांधी, लिख लेना, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। ये केस किसके बीच में था? 1978 का जो केस था, जो न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया, किसके बीच में था? तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। किसके बीच में था? मेनका गांधी और भारत संघ, इसके बीच में केस था। और निर्णय क्या आया? ना केवल जीवित रहने का अधिकार है, ना केवल जीवित रहने का अधिकार है। देखो अनुच्छेद 17 में बताया था अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अस्पृश्यता। देखो मैंने क्या बताया? अस्पृश्यता का अंत। देखो अस्पृश्यता, संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। देखो
17 क्या था, अनुच्छेद 17 क्या था, ऐसा ये कहता है कि अस्पृश्यता विधि अनुसार दंडनीय कार्रवाई होगी। अर्थात इसके बारे में काफी गहराई से कुछ बताया नहीं, अस्पृश्यता किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या, क्या दंड होगा, किस विधि के अनुसार दंड देगा। क्या ये संविधान में वर्णन था? नहीं था। संसद ने एक प्रॉपर नियम कानून बनाया है ना, संसद ने एक नियम कानून बनाया। कब बनाया? 1955 में कानून बनाया, एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, एक कानून बनाया। इस कानून के जरिए बताया गया कि अस्पृश्यता क्या है, इसकी परिभाषा बताया गया, विधि क्या, किस विधि के अनुसार पनिश दिया जाएगा, किस विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। ये कानून बनाया गया, किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाया गया। ठीक उसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल यहां पर बताया आपको कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, जीवित रहने का अधिकार। केवल केवल इतना बता दें कि जीवित रहने का अधिकार। भाई जीवित रहने का अधिकार तो मतलब क्या, आपको यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है किस प्रकार से हम जीवित रह सकते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, किस प्रकार हमें जीवित रहने का अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 21 हमें किस प्रकार से जीवित रहने का अधिकार दे रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर विशेषण यहाँ पर नहीं लिखा गया है ना, किसी प्रकार का यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। जीवित रहने का अधिकार किसी प्रकार एक्सप्लेन आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो अनुच्छेद 21 को, इसी को क्लैरिफाई करने के लिए, इसी को जस्टिफाई करने के लिए, इसी को गहराई से बताने के लिए, इसका क्या मतलब क्या, तो न्यायालय ने एक निर्णय दिया, कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया। किसके किसके बीच में ये केस था? मेनका गांधी वर्सेस भारत के संघ के बीच में केस था। कब हुआ था? 1978 में। याद रखना, डेट बिल्कुल याद रखना, 1978 में। और किसके किसके बीच में? मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इसमें न्यायालय का, कोर्ट का आदेश आया। क्या आदेश आया? देखो क्या आदेश आया कि जीवित रहने का अधिकार, ना केवल जीवित रहने का अधिकार है, बल्कि देखो ना केवल जीवित रहने का अधिकार है, बल्कि यहां नोट करके लिखो, बल्कि मानवीय गरिमा पूर्ण जीवित रहने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, और रोजी रोटी का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, ब्रैकेट में लिख लो रोजगार पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। देखो यहां मैंने लिखा है ना केवल, देखो मैंने यहां क्या लिखा था, ना केवल जीवित रहने का अधिकार है, केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, संविधान ने बोल दिया केवल जीवित रहने का अधिकार, लेकिन उसको गहराई से बताया नहीं अगर किस प्रकार जीवित रहने का अधिकार है। तो 1978 में एक केस आया, न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया। क्या सुनाया निर्णय? कि ना केवल जीवित रहने का अधिकार बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें रोजी रोटी का भी वर्णन हो, रोजगार पाने का भी अधिकार हो। अब हम लोग रोजगार मांगते, सरकार से मांगते, तो ना उनका केवल कर्तव्य, केवल उनका ड्यूटी नहीं है, बल्कि हमारा अधिकार है। क्या बोला मैंने? मेरा अधिकार है। इसलिए कहता हूं अपना अधिकार को जानो, संविधान को अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, तो हमारा अधिकार। हम लोग सरकार से रोजगार मांगते हैं ना कि देखो फलाना वैकेंसी निकालना चाहिए, फलाना वैकेंसी निकालना चाहिए, रोजगार हमें देना चाहिए, तो हमारा रोजगार पाने का अधिकार हमारा अधिकार है। यह निर्णय कब सुनाया गया? 1978 में न्यायालय के द्वारा सुनाया गया। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के बीच में ये केस हुआ था, और ये केस के माध्यम से सुनाया गया कि ना केवल जीवित रहने का अधिकार है, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार। तो मैंने पढ़ा ये तमाम प्रकार के जो मैंने कानून पढ़ा बताया आपको, ये तमाम प्रकार के मैंने बातें बताया कि ये मूल संविधान, क्या संविधान में वर्णन है? नहीं, संविधान में वर्णन नहीं है। ये कब आया, ये इसका एग्जिस्ट है ना, इसका कब ये निर्णय, ये कभी कानून बना? तो 1978 में जब न्यायालय ने जब आदेश सुनाया। तो इसका मतलब हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। देखो मैं बार बार बताऊंगा कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो पॉलिटी में हमने पढ़ा कि संविधान को तो पढ़ना ही पढ़ना है, संविधान को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इसके अलावा मैंने बताया कि 17 में है ना, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का जो अंत था, तो उसमें अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में जो बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो संसद के द्वारा बनाया गया था। अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए विधि को भी पढ़ना है। संसद के द्वारा, संसद में लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के द्वारा बनाए गए विधि या अधिनियम, विधि कह लो या अधिनियम कह लो, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता, मेनका गांधी जब केस आया था 1978 में, तो न्यायालय ने क्या आदेश सुनाया कि न केवल जीवित रहने का अधिकार है, बल्कि हमें रोजी रोटी का भी अधिकार है ना। आसपास पर्यावरण भी शुद्ध रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया। तो ये तमाम प्रकार की जो बातें बोल रहा है ना, जो है ना, ये जो इस केस में जो तमाम प्रकार की जो बातें बोल रहा है, तो ये कब आया, एग्जिस्ट कब हुआ? इसका जब न्यायालय ने अपना 1978 में अपना आदेश सुनाया। अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया विधि तो पढ़ना ही पढ़ना है। न्यायालय के द्वारा कोर्ट, इंग्लिश में लिख लो कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय, ये दिए गए निर्णय पॉलिटी में शामिल रहता है। देखो अब पॉलिटी में क्या, संविधान भी आ गया, संसद के द्वारा बनाया गया विधि भी आ गया, और न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय, अर्थात जो कोर्ट जो अपना निर्णय सुनाएगा। कोर्ट कौन सा हो जाएगा? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, लोअर कोर्ट? जी नहीं, इसमें हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इन दोनों कोर्ट में जो निर्णय सुनाएंगे ना, वो अपने आप में एक विधि, एक कानून बन जाएगा। इसी कानून में इसी विधि को पढ़ना न्यायालय के द्वारा। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिटी के अंदर संविधान में केवल अनुच्छेद को पढ़ लो,
केवल केवल अनुच्छेद को पढ़ना है। लेकिन पॉलिटी में राज्य व्यवस्था में हमें संविधान को भी पढ़ना है, संसद के द्वारा बनाए गए विधि को भी पढ़ना है, और न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को भी पढ़ना है। अब बात आती है क्या सर इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना? हाँ जी, इसके अलावा और भी पढ़ना है ना, इसके अंदर और भी है। देखो और क्या है, तो देखो हम लोगों को संस्था के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। संस्था, ये संस्था क्या है, देखो इसको 3 पार्टों में बांटा गया। एक संवैधानिक संस्था कह लो या निकाय कह लो, संवैधानिक। देखो इस निकाय को 3 भागों में बांटा गया, संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय। निकाय बोलो, संस्था बोलो, बातें की। एक होता है गैर संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। अब इसको है ना, इसका परिभाषा जानने की कोशिश करो कि संवैधानिक निकाय क्या, असंवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय क्या। देखो संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जो संविधान में वर्णन है, जो संविधान में शामिल है। संविधान में वर्णन है या शामिल है, वर्णन, वर्णन है या शामिल है, शामिल है ना। इसे संवैधानिक निकाय जो नियम कानून, जो विधि संविधान में वर्णन है शामिल है, उसे हम बोलेंगे संवैधानिक। और असंवैधानिक किसे कहेंगे, जो संविधान में शामिल ना हो, जो संविधान में वर्णन शामिल और इस एवं संविधान के अनुकूल हो, एवं संविधान जो विधि, यहाँ लिख लो, जो विधि संविधान में वर्णन है या शामिल है एवं संविधान के अनुकूल हो, एवं संविधान के अनुकूल हो, है ना, संविधान के अनुकूल हो। जो विधि, ऐसे विधि जो संविधान में वर्णन है और शामिल है और संविधान के अनुकूल है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संवैधानिक निकाय। असंवैधानिक निकाय किसे कहेंगे, जो संविधान में वर्णन नहीं है, जो संविधान में वर्णन या शामिल नहीं है, शामिल नहीं एवं गैर कानूनी हो, है ना, गैर कानूनी हो, जिसे कानून अलाउ नहीं करता हो, गैर कानूनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असंवैधानिक बोलेंगे। एग्जाम्पल में बताऊंगा, एग्जाम्पल में इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, देखो ये संविधान में वर्णन नहीं होता, ये संविधान में वर्णन नहीं होता है, किंतु संविधान के अनुकूल होना चाहिए, किंतु संविधान के अनुकूल होता है। संविधान एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा, अब परिभाषा देखिए, किंतु संविधान के अनुकूल होता है। देखो संवैधानिक निकाय किसे कहेंगे, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। पहले इसको निपटारा करते। असंवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, जो संविधान में वर्णन ना हो, जो संविधान में वर्णन ही नहीं है, शामिल ही नहीं है, और इसके अलावा गैर कानूनी हो, संविधान के अनुकूल ना हो, उसे असंवैधानिक निकाय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल निकाय को इंग्लिश में कहते हैं बॉडी, है ना, बॉडी। ये एक प्रकार का हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, कि राज्य व्यवस्था का ही हिस्सा होता है ना। ये क्या होता है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा होता है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा होता है ना, समझो, राज्य व्यवस्था का हिस्सा होता है, बॉडी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो असंवैधानिक निकाय किसे कहेंगे, जो संविधान में वर्णन भी ना हो और गैर संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक। फॉर एग्जाम्पल बताइए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, जैसे कि नक्सलवाद, आतंकवाद। ये क्या आतंकवाद के संविधान में कोई आतंक फैलाना संविधान में वर्णन है, जी नहीं। और क्या ये संविधान के अनुकूल है, जी नहीं। ये एक प्रकार से गैर कानूनी है, अर्थात नक्सलवाद और ये अलगाववाद और क्या हो गया, मैंने क्या होता है, आतंकवाद, है ना। ये किसका पार्ट है, हिस्सा है, असंवैधानिक। ये है असंवैधानिक निकाय का हिस्सा है। आई बात समझ में। तो इसको हम करते हैं साइड, इसको हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, हो गया साइड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। संवैधानिक जो संविधान में वर्णन हो और संविधान के अनुकूल हो, संविधान में शामिल होना चाहिए और संविधान के अनुकूल होना चाहिए। एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे में वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा हो गया एससी आयोग, तीसरा हो गया एसटी आयोग। जो ये हो गया ना, देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, इन लोगों के लिए जो आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, ये अधिनियम कानून बनाया गया, ये किसका हिस्सा है, ये संवैधानिक हिस्सा। अर्थात वित्त आयोग, है ना, एससी आयोग, एसटी आयोग,
इस जो बनाया गया है, जो ये नियम है, जो ये विधि है, ये किसमें शामिल है? ये संविधान में शामिल है। संविधान में भी शामिल है और संविधान के अनुकूल भी है, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संवैधानिक निकाय बोलेंगे। लेकिन बात आती है गैर संविधानिक, ये क्या कहता है? ये संविधान में वर्णन नहीं होता, लेकिन संविधान के अनुकूल होता है। एक इसको एग्जाम्पल समझ, तो ये तो समझ में आ गया, वित्त आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, इसके अलावा है ना जो भी ऐसा कानून नियम कानून है ना, जो भी ऐसा नियम कानून है जो संविधान में वर्णन है, अर्थात उसे हम कहेंगे संवैधानिक निकाय, उसे हम क्या बोलेंगे? संवैधानिक निकाय। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया वित्त आयोग, एससी मतलब एससी किसको बोला जाता है? जो पिछड़े जाति है ना, पिछड़ी जाति है और पिछड़े जनजाति है, उनके लिए एक स्पेशल आयोग बनाया गया, एक स्पेशल कमीशन बनाया गया। ये किसमें शामिल है? ये संविधान में शामिल है। अर्थात हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी बॉडी है? ये कौन सी संस्था है? ये कौन से निकाय? यह संवैधानिक निकाय, अर्थात ये संविधान का हिस्सा है, संविधान में शामिल है, तो संविधान के अनुकूल भी होंगे। अब असंवैधानिक तुमने समझा दे, नहीं तो संविधान में शामिल होते, असंवैधानिक जो यहाँ पर लिखा हुआ था, नहीं तो संविधान में शामिल है, नहीं तो संविधान के अनुकूल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैर कानूनी बोलेंगे। जैसे कि आतंकवाद, नक्सलवाद, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मैंने पिछले इसका थोड़ा सा मैंने पहले बताया। अब समझते हैं कि गैर संवैधानिक क्या है। संवैधानिक समझ में आ गया, असंवैधानिक समझ में आ गया, अब गैर संवैधानिक समझते हैं। आखिर ये संवैधानिक क्या है? तो ये संविधान में शामिल नहीं होते, लेकिन संविधान के अनुकूल होते। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने एक कॉलेज खोला, एक स्कूल खोला, समझ लीजिए एक मैंने जिज्ञांतु इंस्टीट्यूट खोला है ना, एक कोचिंग क्लास खोला, तो क्या मेरा कोचिंग क्लास कहीं संविधान में वर्णन है? कहीं लिखा हुआ कि जिज्ञांतु का कोचिंग होना चाहिए जिसमें इतने बच्चे पढ़ेंगे, इतना लेफ्ट में बैठेंगे, इतना राइट में बैठेंगे, है ना, इस प्रकार से क्या कुछ कानून बना हुआ? संविधान लिखा ही नहीं हुआ। तो क्या मैंने एक कोचिंग क्लास खोला तो संविधान में वर्णन नहीं है, तो क्या मैं संविधान के अनुकूल काम करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ। संविधान के कि अगर मैंने कोचिंग क्लास खोला उसमें मैंने अस्पृश्यता करना शुरू कर दिया है ना, छुआछूत मैंने करना शुरू कर दिया, कुछ बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, इस जाति को मैं पढ़ाऊंगा, इस जाति को नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, गोरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, काले बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, हिंदी माध्यम को पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी माध्यम को नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से मैंने छुआछूत करने लग गया है ना। जाति लिंग के आधार पर उनके वंश के आधार पर अगर मैंने है ना मतभेद करना शुरू कर दिया, सॉरी उस पर मतभेद करना शुरू कर दिया, तो क्या मैंने बताओ क्या मैंने संविधान का पालन किया? नहीं पालन किया। हालांकि संविधान क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, है ना, अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत का अंत कर दिया। मैंने कोचिंग खोला, संविधान में वर्णन नहीं है, क्या कहता है? गैर संवैधानिक निकाय जो ये बॉडी है संविधान में वर्णन नहीं होता है, लेकिन संविधान के अनुकूल होना चाहिए, याद रखना। तो मैंने कोचिंग क्लास खोला तो मुझे संविधान के अनुसार कोचिंग क्लास खोलना चाहिए, उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तो उसका रजिस्ट्रेशन संविधान के अनुसार होगा, और जो भी वहां जो मैं काम करूंगा, जिस प्रकार से मैं पढ़ाने की कोचिंग क्लास में इसको रन कर रहा हूँ, तो संविधान के अनुकूल होना चाहिए। आई बात समझे? तो मुझे संविधान को पालन करना पड़ेगा, अर्थात संविधान में भले ही नहीं है लेकिन संविधान के अनुकूल है। आई बात समझे? तो इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई निजी निकाय, कोई कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना केवल कोचिंग खोला बल्कि मैं कंपनी खोलना चाहूंगा, है ना, एक कंपनी खोलना चाहिए। जैसे बुक प्रिंटिंग हाउस खोला, मैंने एक बुक पब्लिशिंग हाउस खोला, बुक पब्लिश करूंगा, तमाम प्रकार का बुक पब्लिश करूंगा, तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी। तो कंपनी का तो वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन मुझे संविधान के अनुकूल काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है? निजी संस्था है, इसमें क्या होता है? लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल। इसमें होता है निजी, निजी मीन्स प्राइवेट, संस्था मीन्स कंपनी समझिए, है ना। बॉडी में देखो यहाँ संस्था मीन्स बॉडी और संस्था है ना, निजी संस्था। यहाँ संस्था का मतलब हो गया कंपनी, तो हमारा निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? गैर संवैधानिक हिस्सा हो जाएगा। मैं यहाँ पर कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफलाइन में उतरता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मेरा एक कोचिंग क्लास बन जाता है, तो किसका पार्ट होगा बताओ? असंवैधानिक तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। संवैधानिक होगा क्या? संविधान में बोला नहीं, तो क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक निकाय, संविधान का हिस्सा नहीं है लेकिन संविधान के अनुकूल है। तो इसका कोई एक हो गया निजी संस्था, एक हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा गैर संवैधानिक का हिस्सा है, गैर संवैधानिक, संवैधानिक निकाय का हिस्सा है, निकाय का हिस्सा है। राष्ट्रपति के सलाह पर राष्ट्रपति के सलाह पर मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया निकाय, जिसे हम क्या कहेंगे? संस्था, क्या कहेंगे? कार्यकारिणी संस्था, कार्यकारिणी संस्था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ये हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, एक हो गया संसद के द्वारा बनाया गया संस्था, जिसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया संस्था को क्या कहेंगे? कार्यकारी संस्था, है ना, कार्यकारिणी संस्था, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बॉडी। संसद के द्वारा बोलेंगे संवैधानिक संस्था। बताइए क्या राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के सलाह पर
मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया संस्था को हम क्या बोलेंगे, कार्यकारिणी संस्था। और इस कार्यकारिणी संस्था में कोई विधि बनता है, कोई कानून बनता है, तो हम उससे कौन सा संस्था में ले जाएंगे, उससे हम ले जाएंगे गैर संवैधानिक संस्था। मतलब यहाँ से XYZ कोई एक नियम कानून बनता है, किसके तहत, कार्यकारिणी संस्था के तहत। मतलब इस बॉडी के तहत XYZ कोई नियम कानून बनता है, और इस कार्यकारिणी संस्था के निर्माण किसके द्वारा किया गया, मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया। किसके सलाह पर, राष्ट्रपति के सलाह पर मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिमंडल पूरे मंत्री के मंडल के द्वारा बनाया गया संस्था, जिसे बोलेंगे कार्यकारिणी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसमें कोई अगर नियम कानून बनता है XYZ, तो उसे हम किस संस्था में लेकर जाएंगे, गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक निकाय में लेकर जाएंगे। और एक होता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, है ना, संसद के द्वारा, ये हो गया सरकारी संस्था, इसको सरकारी संस्था भी बोल सकते हो, है ना। और जो मैंने इधर बताया था, इधर जो मैंने एग्जांपल दिया था निजी संस्था ना, प्राइवेट संस्था के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोचिंग क्लास खोला, तो संविधान में नहीं वर्णन, लेकिन संविधान के अनुकूल होना चाहिए। आई बात समझ में। कोई मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी तो संविधान में बना नहीं है, लेकिन संविधान के अनुकूल होना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो संस्था बनाया गया, तो कार्यकारिणी संस्था, तो कार्यकारिणी संस्था के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाएगा, वो संविधान में शामिल नहीं होगा, लेकिन संविधान के अनुकूल होना चाहिए, संविधान के अनुकूल होना चाहिए। तो कार्यकारिणी संस्था के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा, तो किस संस्था में जाएगा, तो गैर संवैधानिक निकाय में जाएगा। और संसद के द्वारा बनाया गया संस्था, तो हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था बोलेंगे। इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लास्ट में AL, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंग्लिश याद रखना। कार्यकारिणी संस्था को क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और संवैधानिक संस्था को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्रश्न उठता है कि संवैधानिक संस्था का निर्माण कौन करेगा, संसद करेगा। संसद के द्वारा संवैधानिक संस्था का निर्माण होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यकारिणी संस्था बनाएगा, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। आई बात समझ में। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो गैर संवैधानिक निकाय के अंदर आता है। और संसद ने एक विधि पास की थी, एक विधि बनाई थी, जिसको बोला जाता है नीति आयोग। नीति आयोग नोट करके लिख लो। तो नीति आयोग किसका हिस्सा, बताओ किसका हिस्सा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय, बताओ नीति आयोग किसका हिस्सा है, तो गैर संवैधानिक निकाय। लेकिन बनाने वाला कौन है, तो संसद बनाने वाला है। और किस संस्था के माध्यम से, संवैधानिक संस्था। अगर प्रश्न ऑप्शन में आ जाए कि संवैधानिक संस्था, बताओ कि निम्नलिखित में नीति आयोग बनाने वाला संस्था कौन सा है, तो संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, और चौथा नंबर में संवैधानिक संस्था। तो इसमें दो ऑप्शन हो गए, संवैधानिक संसद के द्वारा संवैधानिक संस्था हो गया, और गैर संवैधानिक संस्था हो गया। आई बात समझ में। तो इसके माध्यम से संसद के द्वारा विधि पास किया गया था नीति आयोग। तो नीति आयोग चला जाएगा गैर संवैधानिक संस्था। तो आई बात समझ में। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, संस्था देखा, निकाय देखा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पॉलिटी में संविधान पढ़ना है, संसद के द्वारा बनाया गया विधि पढ़ना है, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को पढ़ना है, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया। इसके अलावा और क्या हो गया, संस्था को भी पढ़ना है ना, संस्था को भी पढ़ना है। इसमें 3 प्रकार का संस्था आ गया, इसमें 3 प्रकार के संस्था आ गए। लेकिन पढ़ना हमें 2 संस्था के बारे में पढ़ना है, 2 ही संस्था को पढ़ना है। एक संवैधानिक संस्था को पढ़ना और एक गैर संवैधानिक संस्था को पढ़ना है। संवैधानिक संस्था संविधान में भी शामिल होता है और संविधान के अनुकूल भी होता है, लेकिन गैर संविधान में शामिल नहीं होता है, लेकिन संविधान के अनुकूल होता है। तो आई बात समझ में। अब यहाँ से आई थिंक आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा कि संविधान और पॉलिटी में क्या अंतर है। तो संविधान में केवल नियम कानून को पढ़ते, केवल नियम कानून को पढ़ते, लेकिन और नियम कानून कौन सा होता है, मौलिक नियम कानून होता है, जो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, इसलिए उसे प्राथमिक कानून भी कहा गया। लेकिन जब आती पॉलिटी की बात आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं राजव्यवस्था, तो राजव्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान को भी पढ़ते, संसद के द्वारा बनाए गए विधि को भी पढ़ते, जिसको हम अधिनियम कहते हैं, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को भी पढ़ते। एग्जांपल भी हम लोग देखा, संसद के द्वारा क्या निर्णय आया था, क्या कानून बनाया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया था। और उसी को 1976 में, है ना, उसको सिविल निवारण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। 1956 में कानून है, और उसको संशोधन करके 1976 में सिविल निवारण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो इस संसद के द्वारा अधिनियम आएगा। न्यायालय किस पर आदेश दे दिया था, क्या निर्णय सुनाया था न्यायालय, तो मैंने आपको बताया था न्यायालय के बारे में, जो मेनका गांधी और भारतीय संघ के जो बीच में जो संवाद हुआ था, जो केस आया था, तो मैं इसका भी एग्जाम्पल दिया था। तो आई बात समझिए। तो पॉलिटी के अंदर संविधान को भी पढ़ेंगे, संसद के द्वारा बनाए गए विधि को भी पढ़ेंगे, न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश को भी पढ़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश देता है, हाई कोर्ट के आदेश देता है। ये अपने आप में जो आदेश दे रही है, वो अपने आप में जो बोलते हैं ना कि ये जो आदेश सुना है, संविधान को सुना है, तो वो अपने अपने कानून बन जाता है। कौन, न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश। इसके अलावा संस्था को भी पढ़ना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको पढ़ते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई बात समझ में। तो आई थिंक इस सेशन के माध्यम से, है ना, इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉलिटी क्या है और संविधान क्या। तो खैर आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।